Assalamu alaikum students. I am Dr. Rabia and today we will learn about cell membrane, उसका structure और उसका function and membrane proteins. सबसे पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, आउटर और इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल को सेपरेट करती हैं, एज अ बैरियर के तौर पे काम करती हैं बिटवीन दीज टू एनवायरनमेंट्स. सो दिस मेम्ब्रेन इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. अब अगर बैरियर है तो फिर मटेरियल्स ने सेल के अंदर और सेल के बाहर किस तरह से जाना है, तो आपको जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है. पर्टिकुलरली हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यूज़ करते हैं कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कुछ मटेरियल्स को इजीली पास थ्रू करने देती हैं, कुछ के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, कुछ को पास नहीं करने देती. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होते हैं और उनकी मेम्ब्रेन भी जो है वो सेम वे में ट्रीट की जाती है एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर वाइज भी फंक्शन जो है वो हर ऑर्गेनली का अकॉर्डिंगली जो होगा चेंज करेगा, ये वेरी करेगा. और जो मेम्ब्रेन है उसकी जो विड्थ है वो 7 to 100 नैनोमीटर जो है वो वाइड है. अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की. केमिकली जो है वो हमारे पास लिपिड 3 तरह के मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है. दीज आर द लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर इनकी जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगी, परसेंटेज होगी, वो वेरी करेगी फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू अनदर. अभी हम थोड़ी देर में जो है वो एक टेबल में भी देख लेंगे कि टेबल के अंदर डिफरेंट किस्म की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर जो इन मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज है बाय वेट, ड्राई वेट, वो डिफरेंट होगी. टिपिकली जो है इसमें 40% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द लिपिड्स, रिमेनिंग 60% बाय द प्रोटीन्स एंड 1 to 10% जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनी हुई होती है. All the membrane carbohydrates are covalently attached to proteins or lipids. अब ये हमने एक मैमल्स की प्रोटीन का जो है ना वो परसेंटेज देख रहे हैं. मैमल्स की प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो लिपिड की परसेंटेज है वो 43% बाय ड्राई वेट है, प्रोटीन 49% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 8%. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं वो 35%, प्रोटीन्स 59% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 3%. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 48% लिपिड्स, प्रोटीन्स 52% एंड ट्रेसेस ऑफ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की होगी एंड सो ऑन. अब हम बात करते हैं लिपिड्स की. लिपिड्स जो हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का प्रोवाइड करते हैं. हम पढ़ आए थे कि लिपिड बाइलेयर होती है, एफएससी में हमने पढ़ा कि जो लिपिड्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है. सो अभी हम परसेंटेज भी देख कर आए कि 40% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है स्ट्रक्चर के अंदर बाय द लिपिड्स. अब लिपिड्स जो हैं उसके 2 पोर्शंस हैं. एक उसका जो है वो पोलर आपका हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जबकि नॉन पोलर टेल होती है जो कि आपकी हाइड्रोफोबिक होती है. और हाइड्रोफिलिक एंड्स, अब बाई लेयर हैं तो जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होंगे दोनों लेयर्स के वो आउटर सरफेसेस को कवर करेंगे, जबकि जो टेल होगी वो इनर सरफेसेस को कवर करेगी. नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीपैथिक. ये इसके यानी जो आपकी लिपिड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों हेड्स या दोनों रीजन्स जो है वो कंटेन की हुई होती है विद इन अ सेम मॉलिक्यूल. इस वजह से हम उसको एम्फीपैथिक भी बोलते हैं. अब डिफरेंट किस्म के जो लिपिड्स होंगे वो बॉडी के अंदर जो हैं वो पड़े हुए होते हैं. बॉडी के अंदर जैसे हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हो गए, और इस तरह से जो हैं वो हमारे पास
लिपिड्स की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। फैटी एसिड जो है वो हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। यानी मेजॉरिटी ऑफ जो आपके लिपिड्स की टाइप होगी वो फैटी एसिड होगी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉन पोलर टेल्स ऑफ द मोस्ट मेम्ब्रेन लिपिड्स आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अटैच्ड टू द पोलर हेड ग्रुप सच एज द ग्लिसरॉल। यानी हमारे पास आपका अभी हम पढ़कर आए कि लिपिड्स के अंदर पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल होती है। तो जो नॉन पोलर टेल होती है वो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके ऊपर पोलर हेड जो है वो अटैच होता है सच एज ग्लिसरॉल। या इन अदर वर्ड्स टेल जो है वो फैटी एसिड चेन से मिलकर बनी हुई है और उसका हेड जो है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, विच इज़ द अल्कोहल कंटेनिंग अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल। जो 50% ऑफ फैटी एसिड ग्रुप्स होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। अब सैचुरेशन का मतलब क्या है कि दे कंटेन नो डबल बॉन्ड्स। उनका जो बॉन्ड होगा वो फुली कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे, मतलब ऑक्यूपाइड होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, नो डबल बॉन्ड कंटेनिंग फैटी एसिड्स, उनकी जो चेन लेंथ होती है, हमने फैटी एसिड्स को पढ़ा कि लॉन्ग कार्बन चेन के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन चेन की लेंथ होती है वो 16 to 18 कार्बन एटम्स होती हैं। ओलेइक एसिड इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब अनसैचुरेटेड मीन इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे। एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास कौन सा हो गया, ओलेइक एसिड। इसके अलावा जो दूसरे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उसमें उसकी जो एग्जांपल्स है वो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो हमें फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन के बारे में बताती है। ये हम थोड़ी देर में इसको पढ़ लेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट टाइप जो है लिपिड्स की वो हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। यानी ये वो लिपिड्स होंगे जिसके अंदर ग्लिसरॉल ग्रुप होगा और हमारे पास आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात देखें तो बेसिकली ये जो हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये जो हैं these are the fatty acids diglycerides with the phosphatidal ester attached to the terminal carbon। इस तरह से जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात देखें तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास सेफेलिन है, लेसिथिन है और हमारे पास फॉस्फेटाइडल सेरीन जो है वो मोस्ट कॉमन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की एग्जांपल हैं। हम लिपिड्स के अंदर इनको डिटेल से पढ़ भी लेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स। ये भी हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिपिड्स हैं वो स्फिंगोलिपिड्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। पर्टिकुलरली स्फिंगोलिपिड्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ के अंदर जो हैं वो उन टिश्यूज़ की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका पार्ट होते हैं। इनकी जो है वो 3 किस्म की टाइप्स हैं, जो कि जिसकी एग्जांपल या नेम जो है वो स्फिंगोमाइलिन है, सेरिब्रोसाइड्स हैं एंड गैंग्लियोसाइड्स हैं। जो ग्रे मैटर सेल्स की मेम्ब्रेन है अब उसका जो 6% है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द गैंग्लियोसाइड्स। अनदर टाइप ऑफ लिपिड इज़ कोलेस्ट्रोल, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ये नहीं होता कॉमन, और ये हेल्प करता है टू रेगुलेट द फ्लूइडिटी ऑफ द एनिमल मेम्ब्रेन्स। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स के पास। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स।
जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो डीपली एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है, यानी थ्रू आउट द थिकनेस या थ्रू आउट द बाईलेयर, लिपिड बाईलेयर जो है वो एक्सटेंड की हुई होती हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं कोवेलेंटली लिंक्ड होती हैं विद द लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी उनके बीच में लिंकेज, एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है। नेक्स्ट इज़ पेरिफेरल मेम्ब्रेन, या फिर हम इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये टेम्परेरली जो है वो अटैच हुई भी होती हैं, वीक लिंकेजेस के थ्रू अटैच होती हैं, और ये जो हैं वो हमारे पास मतलब या तो आपके लिपिड के साथ या किसी और इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ जो है वो लिंक करती हैं, और इनका जो है वो दे में बी इंटरैक्ट विद द इंटीग्रल प्रोटीन्स, दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिसरप्टिंग द मटीरियल, ठीक है, कि आप ये अटैच होंगी और जो है अगेन आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों पे होगी। जैसे हम लिपिड बाइलेयर देख कर आए हैं कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, हेड्स होते हैं और साथ में टेल होती है। इस तरह से दो लिपिड जो हैं वो आपका डायग्राम जो है वो, ठीक है, इस तरह से जो है वो बाई लेयर होते हैं, और जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है ये थ्रू आउट द थिकनेस जो होंगी वो इसमें एम्बेडेड होंगी, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स या तो आउटर सरफेस के साथ अटैच होंगी या इनर सरफेस के साथ अटैच होंगी, टेम्परेरली अटैच होंगी, और एट द टाइम ऑफ नीड अटैच होके और जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। और इनकी अगर ये किसी भी तरह से मेम्ब्रेन से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे हट भी जाती है तो फिर आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो डिसरप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप इज़ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो सम ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स span the whole of the width of the membrane. These serve as hormone receptor, neurotransmitters, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड द ग्रोथ फैक्टर्स। यानी ट्रांस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपके वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो आपके थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन उसी तरह से एक्सपैंड की हुई होती हैं। The hydrophobic side chains of the amino acids are embedded in the hydrophobic central core of the membrane. तो इस मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन कॉम्प्लेक्स होगा, मेम्ब्रेन जब अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होंगी, इसी तरह से जो अमाइनो एसिड का हाइड्रोफोबिक रीजन होगा वो इंटरैक्ट करेगा विद द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द लिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास उसी तरह से हमने कहा कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं 5% ऑफ द ड्राई वेट को। ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स मीन जब कार्बोहाइड्रेट या आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ कंबाइन कर जाएगा तो दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। ऑन द अदर हैंड जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। हमारे पास ग्लाइकोफोरिन जो है वो एक मेजर इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है ह्यूमन रेड ब्लड सेल की, ठीक है। जो अब हम ये बात कर रहे हैं आरबीसी की, कि जब आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, उसको हम ग्लाइकोफोरिन बोलते हैं। ये वो प्रोटीन है ह्यूमन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिसके जो है वो सबसे पहले नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन किया गया था। इसके अंदर जो है वो टोटल 130 नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये मेम्ब्रेन जो है वो स्पैन करती है द लिपिड मेम्ब्रेन एंड with the polypeptide regions outside both external and internal cytoplasmic surfaces। ठीक है, कि जो हमारे पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन आपकी जो है वो मेम्ब्रेन है
तो ये थ्रू आउट द लिपिड लेयर जो होगी वो स्पैन करेगी और इसके जो पॉलीपेप्टाइड रीजन्स होंगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल साइटोप्लाज्मिक सर्फेसिस के ऊपर जो होंगे फैले हुए होंगे। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की कार्बोहाइड्रेट चेन्स होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, वो जो हैं वो स्लाइटली स्ट्रक्चरल वेरिएशन शो करती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। यानी अगर एक ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर सम काइंड ऑफ ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट चेन है तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर दूसरे टाइप की जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट चेन होगी। तो इस स्लाइट स्ट्रक्चरल वेरिएशन को हम माइक्रो हेट्रोजेनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड बाइलेयर। अब किस तरह से होता है कि जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसका हेड और टेल होता है, इनके जो हेड्स होंगे वो आउटर एंड इनर सर्फेसिस को जो हैं वो फेस करेंगे, जबकि जो टेल्स होंगी वो आपस में जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस की हुई होती हैं। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है ये एक बेसिक लिविंग जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है। हाइड्रोफोबिक टेल्स इनसाइड द बाइलेयर एंड हाइड्रोफिलिक heads are in contact with the aqueous solution on each side. Next is फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जो है वो सबसे पहले 1972 में प्रपोज किया गया था और नाउ दिस इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये मॉडल हमें क्या कहता है कि जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं, आइदर इंट्रिंसिक प्रोटीन हो या पेरिफेरल प्रोटीन्स हो, ये लूजली अटैच होती हैं एंड फ्लोट करती हैं in an environment of a fluid phospholipid bilayer। ठीक है, यानी लिपिड बाइलेयर होती है, उसके बीच में कहीं कहीं जो है वो प्रोटीन्स अटैच होती हैं इन अ मोज़ेक मैनर। दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द फ्लूइडिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, कि किस तरह का जो है वो लिपिड लगा हुआ है। ठीक है, एंड लिपिड कंपोजिशन की बेस पे जो है वो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो डिटरमिन की जाती है। जैसे जैसे फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है उसकी परमेबिलिटी टू वाटर एंड अदर स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी डायरेक्ट रिलेशन होगा with water and with the small hydrophilic molecules। अब हम चलते हैं स्पेशल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसीज के। हमारे पास आरबीसी के अंदर दो स्पेशल इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, इनका नाम जो है वो ग्लाइकोफोरेंस है एंड बैंड 3 प्रोटीन्स हैं। जो ग्लाइकोफोरेंस प्रोटीन्स हैं वो उसी तरह से हमारे पास जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी और ये 60% कार्बोहाइड्रेट कंट्रीब्यूट करेंगी बाय द ड्राई वेट। जो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे यानी कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो बाइंड करेगा ग्लाइकोफोरेन के साथ। ग्लाइकोफोरेन अब अगेन उसी तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बाइंड है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ओलिगोसेक्राइड होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे हम इसको ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। और जो प्रोटीन होगा उसके कौन से रेजिड्यूज़ के साथ ये कार्बन चेन जो होगी वो लगी हुई होगी, वो रेजिड्यूज़ होंगे सेरीन, थ्रियोनिन एंड अस्पार्जिनिन रेजिड्यूज़। ठीक है, अब हम अभी पीछे पढ़ कर आए कि इसके अंदर 130 टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ 23 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ lie within the non-polar hydrogen phase of the phospholipid bilayer। ठीक है, कि इन 130 अमाइनो एसिड्स में से जो 23 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो किसके साथ ये 23 जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा ये लाई करेगा विद इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन फेज ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो किसके अंदर लाई किए हुए होंगे, आपके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन फेज ऑफ द फॉस्फोलिपिड के अंदर, यानी टेल वाली साइड पे आएंगे। ठीक है,
पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हमारे पास रेड ब्लड सेल की हैं वो हमारे पास उनकी जो नेम्स हैं वो स्पेक्ट्रिन है, एक्टिन है, एनकायरिन है एंड बैंड 4-1 प्रोटीन्स हैं। स्पेक्ट्रिन जो है वो उसी तरह से हमारे पास एक फाइब्रस प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास जैसे हम अभी थोड़े टाइम पहले सेल का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ कर आए थे, उसमें हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था। साइटोस्केलेटन के अंदर जो है वो फिलामेंट्स एक्टिन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो एरिथ्रोसाइट के अंदर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर एक छोटी एक्टिन फिलामेंट्स बना देते हैं। नेक्स्ट इज़ एनकायरिन। एनकायरिन प्रोटीन जो है वो हमारे पास अब ये हम स्पेक्ट्रिन और एक्टिन और बैंड 4-1 प्रोटीन जो है ये पढ़ कर आए हैं। ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती विद द इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रोटीन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होती हैं टू अ पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एनकायरिन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेजर इसका जो फंक्शन है वो सेमी परमेबिलिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब किस किस तरह से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है? आयन चैनल्स के थ्रू। आयन चैनल्स जो है वो हमारे पास उसी तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन्स होंगी जो जिनकी कंपोजिशन इस तरह से बनी हुई होगी कि वो पोर लाइक होंगे, उनके बीच में एक पोर होगा, ओपनिंग होगी, ये चैनल होगा जिसके थ्रू जो है वो स्पेशल आयंस को विच आर डिज़ाइंड या विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर सर्टेन आयंस, जिस आयन के लिए वो स्पेशलाइज्ड होंगे उस आयन को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑल दिस चैनल्स हैव अ गेट, ठीक है, और इस गेट के थ्रू जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गेट के थ्रू आयन चैनल्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। आयन चैनल्स के गेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं और एक हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होंगे वो होंगे जिस पे एक सर्टेन मॉलिक्यूल जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं, जब वो लाइगेंड उस चैनल के साथ या उस पोर के साथ अटैच हो जाता है तो उसका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो एक स्पेशल मॉलिक्यूल जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं, जब वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो गेट को ओपन कर देगा और ये वो आयन जिसके लिए स्पेशलाइज्ड होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल हमें अभी तक पता चला, सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल। तो हम सोडियम चैनल की एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम चैनल के लिए जो लाइगेंड होगा, ये सपोज कर रहे हैं सोडियम चैनल के लिए जो लाइगेंड होगा वो उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इस आयन चैनल का गेट खुल जाएगा और जब ये गेट खुल जाएगा तो सोडियम की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट इज आयनोफोर्स, आयन चैनल्स का दूसरा गेट रह गया वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होगा कि वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से गेट जो होगा वो ओपन या क्लोज होगा, यानी आपकी जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब उसका डिफरेंस आएगा तो उसके डिफरेंस की वजह से जो आपके गेट हैं वो ओपन होंगे। नेक्स्ट इज़ आयनोफोर्स, ठीक है। आयनोफोर्स उसी तरह से हमारे पास क्या होंगे, आयनोफोर्स मीन्स फोर्स मीन्स स्पोर्स एंड आयनो मीन्स आइन, ठीक है, कि हमारे पास जो सर्टेन किस्म के जो है वो आयनोफोर्स जो मतलब पोर्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं उनके, जो कि बाइंड किए हुए होते हैं विद दैट बाइंड द स्पेसिफिक आइंस एंड आर सराउंडेड बाय द पेरिफेरल हाइड्रोफोबिक रीजन्स। या इसी तरह से ये समझ लें कि ये भी एक जो है ना वो पोर्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, सर्टेन किस्म के आयंस को मूव करने के लिए जो है वो यूज़ किए हैं। नेक्स्ट इज एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस अगेन नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, वाटर चैनल्स होंगे, ये अलाउ करेंगे वाटर ऑफ मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमारे पास डिफरेंट 5 किस्म के एक्वापोरेंस जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि सेल्स का आपस में कनेक्शन होता है, सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द गैप जंक्शंस। ये गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अब हम ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास वो डिफ्यूजन है जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एक डायरेक्शन में जो है वो सब्सटेंसेस मूव करेंगे, यानी
फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। जब मूवमेंट होगी सब्सटेंस की या सोल्यूट की, तो फिर वो जो मूवमेंट होगी वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगी। ये हमारे पास इस मूवमेंट के टाइम पे ना ही कोई कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होती है, ना ही कोई एनर्जी चाहिए होती है, सिर्फ एक ग्रेडियंट चाहिए होता है। ग्रेटर विल बी द ग्रेडियंट, ये डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द डिफ्यूजन, और ये यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमें नाम से पता चल रहा है कि होगी डिफ्यूजन बट फैसिलिटेट की जाएगी बाय ट्रांसमेम्ब्रेन या चैनल प्रोटीन्स और कैरियर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बाई डायरेक्शनल होगी, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, बट इट विल बी फैसिलिटेटेड आपका आइदर चैनल और कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें आपने जो सब्सटेंसेस हैं, ये सोल्यूट हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। ठीक है, सॉरी, लो कंसनट्रेशन टू द हाई कंसनट्रेशन के पहले ही जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है वहाँ से वो अगेन मूव करके हाई कंसनट्रेशन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। अब ये जब अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो फिर इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड अबाउट 40% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन अ सेल इज यूटिलाइज्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, सिस्टम्स कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये हमारे पास 3 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। एक यूनिपोर्ट है, एक सिमपोर्ट है और एक एंटीपोर्ट है। अब यूनिपोर्ट वो सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी एक पोर से एक जो है वो एक ही सोल्यूट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन वेरियस सेल्स के आपके जो कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या कैरियर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में आइदर फ्रॉम एट अ टाइम, आइदर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनटू द सेल मूव करके लेकर जाएंगी। जबकि सिमपोर्ट जो है वो हमारे पास वो एक टाइप है जिसके अंदर एट अ टाइम जो है वो कितने सोल्यूट्स, 2 सोल्यूट्स जाएंगे बट इन द सेम डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी जो है वो क्या है कि इट इज़ अ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम in which the transporter carriers transports the 2 solutes in the same direction across a membrane। ये हमारे पास होगी सिमपोर्ट की एग्जांपल, यानी हमारे पास सोडियम के साथ ग्लूकोज भी सेल के आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट से इनसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट जाएगा, 2 सोल्यूट्स की मूवमेंट होगी इन द सेम डायरेक्शन। एंटीपोर्ट इसका ऑपोजिट है सिमपोर्ट का, कि ये वो टाइप है को ट्रांसपोर्ट की जिसमें 2 सोल्यूट्स मूव तो करेंगे साइमल्टेनियसली बट दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक सोल्यूट सेल के आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट से इनसाइड आ रहा है तो दूसरा इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा। इसकी एग्जांपल, एंटीपोर्ट की एग्जांपल ये है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है बाइकार्बोनेट आयन की एंड क्लोराइड आयन की। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है विद द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड। अगर बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है तो सेल के बाहर से क्लोराइड आयन सेल के अंदर जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज टर्म्ड एज एंटीपोर्ट। ये तो थे हमारे पास सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए, सॉरी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के लिए। अब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं सच एज डीएनए हो गया या हमारे पास प्रोटीन्स हो गई, इनकी ट्रांसपोर्टेशन है जो है वो एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। एक्सोसाइटोसिस अब हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एक्सो मीन आउटसाइड एंड साइटोसिस मीन साइटो मीन सेल्स। ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या करेंगे, सेल के बाहर मूव करेंगे, उस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। द नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हमारे पास इनसाइड ऑफ द सेल जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस कहलाएगी। एंडोसाइटोसिस की फर्दर 2 सब कैटेगराइज होती हैं, एक फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जब एनगल्फ किया जाने वाला या अंदर लेके जाने वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो सॉलिड होगा तो हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। पिनोसाइटोसिस जो होगा वो सब्सटेंस होगा जो लिक्विड फेज के अंदर आपका एनगल्फ किया जाएगा।
दिस वॉज द लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।